72 musicians, and up in the air you can see the Bars Formation. Bars Formation जो 3 MiG-29 जिसका मैं जिक्र कर रहा था, एयर सुपरियॉरिटी फाइटर्स हवा में 1000 फीट की ऊंचाई पर आपके सामने स्क्रीन पर। और ध्यान रहे कि एयर सुपर फाइटर ये अपने आप में बहुत सक्षम फाइटर है, जो कि बहुत चपल है। इसकी इंजन डबल इंजन का जहाज और कंटिनेंट के साथ एकदम कोऑर्डिनेट करता हुआ। अभी फ्लाई पास्ट का समय नहीं हुआ, फ्लाई पास्ट अभी थोड़ी देर बाद होगा, लेकिन इस एयरफोर्स के एलिमेंट को बताते हुए कि वायुसेना जमीन के साथ साथ हवा में भी चौकन्नी है। और वायुसेना के इस दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गारती के हाथों में है। इस दस्ते में 3 अधिकारी भी हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट लोको, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी दिलीप और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी भी शामिल। 144 वायु सैनिकों का ये दल और साथ में जो बैंड है, एयरफोर्स बैंड है, जो कि 72 म्यूजिशियंस में है और वो साउंड बैरियर की धुन बजा रहा है। सार्जेंट चार्ल्स एंटनी डैनियल उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल, जो अगली झांकी आप देख रहे हैं डीएमए की झांकी है। ये झांकी भारतीय सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण के लिए वैचारिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं जो डेटा केंद्रित युद्ध से संजाल यानी कि नेटवर्क केंद्रित युद्ध की ओर बढ़ रही सेवाओं के बीच समन्वय और सहयोग को सुविधाजनक बनाता है। ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया झांकी है जिसका जिक्र हो रहा है कि इस बार अलग क्या है। ये वो अलग चीज है। तीनों सेनाएं किस तरीके से एक दूसरे के साथ कदम ताल बनाते हुए, चाहे वो युद्ध क्षेत्र हो या फिर भारत की बात हो। बिल्कुल, इसमें आप देखिए तेजस है, एएलएच है, शिप है और तीनों ऑपरेशन रूम दिखाया हुआ है जहाँ पे तीनों सेनाओं के एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाले बैठ के कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, आपस में मिलकर तालमेल के द्वारा कैसे युद्ध लड़ना है। यह बड़ा जरूरी है क्योंकि इसके बिना अगर युद्ध जीतना है और जीतना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके लिए जरूरी है एकता। यही इंटीग्रेशन की बात जो बार बार की जाती है। बिल्कुल, भारतीय तटरक्षक बल का अगला बैंड दस्ता जो अब आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर होता हुआ सारे जहां से अच्छा की धुन बजाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस बैंड दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी संगीतकार पपलूर जी बाबू संभाल रहे हैं। बचपन से सुनते हैं सारे जहां से अच्छा हमारा हमेशा आज भी रोंगटे खड़े रहते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का ये मार्चिंग दस्ता भी ठीक उसके पीछे अगली सलामी मंच की तरफ आगे बढ़ता हुआ। हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तटरक्षक बल के जवान अपनी उपस्थिति दर्ज यहां पर करवा रहे इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं डेप्यूटी कमांडर निविता चक्रान और तटरक्षक बल के 3 अधिकारी डेप्यूटी कमांडेंट सुमित कुमार और डेप्यूटी कमांडेंट पंकज सैनी और साथ ही सहायक कमांडेंट प्रिया बालुरकर। आदर्श वाक्य वयम सक्षम यानी कि भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता अनुभव कर हमारे बिल्कुल। ये देखिए आज भारत की समुद्री सीमा 7500 किलोमीटर से ज्यादा है। ऐसे में सुरक्षा करना बड़ा जरूरी है। भारतीय तटरक्षक इसमें काफी काम कर रहा है, चाहे वो रेस्क्यू हो, स्मगलिंग के अगेंस्ट हो, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट हो। और जो इनकी झांकी है पहले सैनिक और पीछे झांकी जो दिखा रहा है वहां पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर, ये सब चीजें दिखाई। पिछले 1 दशक में हमने देखा कैसे भारतीय नेवी की जिम्मेदारियां बढ़ी है केवल अपनी, क्योंकि तीनों तरफ से भारत समुद्र से घिरा हुआ है, अपनी समुद्री रक्षा के लिए नहीं बल्कि हम दूसरों के लिए कैसे तत्पर खड़े हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस की आप बात करें। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जो हाईजैकिंग के खिलाफ हमने ऑपरेशंस किए हैं। एक अरब सागर, एक तरफ बंगाल। देखिए भारतीय तटरक्षक बल की अगली झांकी जो इस वक्त आप देख रहे हैं, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास विषय को इस झांकी का आधार बनाया गया है। इस झांकी का नेतृत्व कमांडेंट सोनिया सिंह और कमांडेंट साधना सिंह कर रही हैं। एक तेज गति से चलने वाला इंटरसेप्टर नौका, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर, उपग्रह संचार और तटीय सुरक्षा के लिए एक समन्वय केंद्र इस झांकी में दिखाया गया है। बिल्कुल, महिला शक्ति का यहाँ भी दिखाया गया कि दोनों परेड कमांडर। अब ये झांकी है जो दिखाती है कि हम 2047 की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। डीआरडीओ की ये झांकी जिसमें रक्षा कवच, और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भारत का प्रमुख रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन श्री सचिन कुमार वैज्ञानिक की जेल देहरादून के नेतृत्व में रक्षा कवच ये प्रदर्शित करते हुए। भारत कहाँ पर है जी? रक्षा कवच यानी कि मल्टी लेयर प्रोटेक्शन अगेंस्ट मल्टी डोमेन थ्रेट, जिसका कि हमने कार्यक्रम के शुरुआत में जिक्र किया था। ये भविष्य की युद्ध तकनीकी का द्योतक है और हवा, जमीन और समुद्र
में जल के नीचे से आने वाले जो थ्रेट्स हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमारी तैयारियों का प्रदर्शन करता है। इसमें सी किंग हेलीकॉप्टर और पता लगाने के लिए नष्ट करने के लिए टॉर्पीडो छेड़ते हुए जो है वो दिखाया गया है। इसके बाद जो है वायु रक्षा प्रणाली जो कि देखिए प्रलय हथियार प्रणाली जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे थे, कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित अगली हथियार प्रणाली है प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे RCI DRDO द्वारा एवियोनिक्स और गार्डेनेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो इस बार का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी है। प्रलय एक सतह से दूसरे सतह पर मार करने की सामरिक हथियार है जिसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर से ज्यादा है। बिल्कुल बहुत जरूरी है जमीन से जमीन में मार करने वाली मिसाइल जो है प्रलय, नाम ही इसका प्रलय है, यानी कि वहां पर खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बहुत ही सबसे बड़ी बात है। जैसे आप हर इक्विपमेंट के पहले कह रहे देश में बना हुआ। बिल्कुल, अब मार्चिंग दस्ते की शुरुआत हो गई। अर्धसैनिक और अन्य सैनिक बलों के दस्ते सबसे आगे आप देख रहे हैं असम राइफल्स का ये मार्चिंग दस्ता है। इस टुकड़ी का नेतृत्व 29 असम राइफल के कैप्टन करणवीर सिंह कुंभावत कर रहे हैं और देश भर से भर्ती किए गए 2 जूनियर कमीशन अधिकारी और 144 अन्य रैंक के लोग इसमें शामिल हैं। और अगर इनके आदर्श वाक्य की बात की जाए तो कर्तव्य सर्वोत्तम, वॉर क्राई की बात की जाए तो दुर्गा माता की जय। इसके ठीक पीछे असम राइफल्स बैंड दस्ता भी है जिसमें 105 संगीतकार हैं, 22 महिला सिपाही संगीतकार भी इसमें शामिल। कर्तव्यम सर्वोत्तमम, वॉर क्राई दुर्गा माता की जय। बिल्कुल, असम राइफल में पूरे देश से ही जवान होते हैं। हालांकि असम राइफल ज्यादातर ये लोग नागालैंड, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, समझली के अगेंस्ट बॉर्डर को मैनेज करने के लिए। म्यांमार बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, सभी जगह पर ये लोग डिप्लॉयड हैं। ये असम राइफल्स के मार्चिंग दस्ते के ठीक पीछे जो हम बैंड को देख रहे हैं, जो गीत धुन ये बजा रहे हैं वो है असम राइफल्स के सिपाही, देश की हमने शान बढ़ाई। इस धुन के साथ आगे बढ़ते हुए 105 संगीतकार इस दस्ते में शामिल। 2024 में जी 105 म्यूजिशियन है, एक बहुत बड़ा दल है और उनके बीच में कैसे कोऑर्डिनेट किया है उन्होंने, सिंक्रोनाइजेशन जो म्यूजिक का है वो काबिल तारीफ है। बिल्कुल, 2024 की बात की जाए तो प्रतियोगिता जीतने का गौरव इनको हासिल है। बेस्ट बैंड। देखिए अगला जो है कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड दस्ता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड दस्ता, जिसमें शमशेर लाल की अगुवाई में ये बैंड देश के हम हैं रक्षक की जोशीली धुन बजा रहे हैं। CRPF को अपने पहले बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय जाता है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मी हैं और 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस जो है ये काफी एक्सपेंशन हुआ है, बहुत जरूरी है जो भारत की इंटरनल सिचुएशन को देखते हुए। ये नक्सल के इलाके में छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह में काफी बड़ी संख्या में डिप्लॉयड है और कभी भी इलेक्शन होता है या जब भी कहीं गड़बड़ होने की चांसेस है तब इनकी पुकार आती है और वहां पर डिप्लॉय होकर वो शांति बरकरार रखते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अभी तक हम आपको देश की ताकत दिखा रहे हैं, सेना और सैनिक बल, लेकिन अब इसके ठीक पीछे मंत्रालयों की झांकियों की भी शुरुआत होने वाली है। देश की बेटियां, बिल्कुल, ये CRP का ही कंटिजेंट है जो पूरा महिला कंटिजेंट है, जो वाकई में फिर एक गर्व की बात यहाँ पे आई। ठीक है सामू जी, जब बेटियों की बात आती है ये कदम ताल करता हुआ कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति और बेटियों की ताकत, 2 लाइनें। जी बिल्कुल, और मैं बेटियों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं कि पूरी वसुंधरा का आधार बेटियां हैं, खुशियों की संपदा का भंडार बेटियां हैं और सरहद पर दुश्मनों से लड़ती हैं आजकल ये सेना की टोलियों में सरदार बेटियां। रेलवे सुरक्षा बल बैंड दस्ता अगली जो कर्तव्य पथ पर कदम ताल करता हो जिसका आदर्श वाक्य है सेवा ही संकल्प। रेलवे सुरक्षा बल के बैंड दस्ते का नेतृत्व कांस्टेबल सुरेश सैनी कर रहे हैं। ये वीर सैनिक की धुन बजा रहे हैं और इसमें 92 संगीतकार हैं जो इसमें शामिल है। रेलवे सुरक्षा बल का ये मार्चिंग दस्ता और कर्तव्य पथ पर रेलवे सुरक्षा बल का ये दस्ता आप देख रहे हैं, कमान संभाल रहे हैं डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर आदित्य, इन्हीं के हाथों में कमान है। 74,000 से ज्यादा की नफरी के साथ संघ का सशस्त्र बल है। 23 मिलियन यात्रियों को ये सुरक्षा देते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा दल है। 1100 जवान कर्तव्य निर्वहन में सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है इस बल में। सेवा ही संकल्प के ब्रह्म वाक्य पर बिल्कुल कार्य करो। देखिए दिल्ली पुलिस का अगला महिला बैंड दस्ता है, कर्तव्य पथ पर इस वक्त आप उन्हें देख सकते हैं। इस दस्ते का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रुएंग गुआंग
केनसे द्वारा किया जा रहा है। इस दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर हैं, 15 महिला कांस्टेबल हैं जो हिस्सा ले रही हैं। दिल्ली पुलिस गीत की धुन यहां पर बजाई जा रही है। इस दस्ते में 3 सब इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल, 100 कांस्टेबल मार्च कर रहे हैं और शामिल सभी जवान लगभग 6 फुट के हैं। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस का वाकई में बहुत जिम्मेदारी वाला काम रहता है, क्योंकि इतना वीआईपी एरिया आए दिन कोई ना कोई वीआईपी आता रहता है। काफी बड़ा चैलेंज है और ये गर्व की बात होती है जब 26 जनवरी पर रिपब्लिक डे पर वो मार्च करते हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस समय जब ये हम देख रहे हैं गणतंत्र दिवस कर्तव्य पथ पर हो रहा है, तो तीनों सेनाएं जो हैं वो अब चौकस हैं। साथ में जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो भी तत्पर सेवा में जो है तत्पर है। और इसके बाद जिस दस्ते को आप देखेंगे, यकीन मानिए वो सबसे खूबसूरत दस्ता होता है, कहने की जरूरत नहीं है। सीमा सुरक्षा बल का अगला दस्ता जिसको देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित होते हैं दर्शक दीर्घा में बैठे लोग और बच्चे सबसे ज्यादा, और ये है ऊंट दस्ता जिसको आप कर्तव्य पथ पर देखेंगे। अभी इसके ठीक पीछे बेहद खूबसूरत डेप्यूटी कमांडेंट मनोहर सिंह खिच्ची इसकी कमान को संभाल रहे हैं, कमान संभालते हुए, और इनके साथ हैं सेकंड इन कमांडर इंस्पेक्टर शिव सिंह। रेगिस्तान का जहाज इसको कहा जाता है ऊंट को, और राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाकों में सीमा पर तैनात जवानों के एकमात्र भरोसेमंद साथी। इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में गया हूँ, मैं वहाँ पर मैंने ऑपरेशंस भी किए हैं। और एक और मजेदार चीज जो है, ये ऊंट जो आते हैं 5 वर्ष की एज में आते हैं और लगभग 10 साल के काम अपने ड्यूटी के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। आदर्श वाक्य है जीवन पर कर्तव्य है। बेहद खूबसूरत। खिच्ची साहब को सबसे आगे हम देख रहे हैं, सजे धजे आए, सजे धजे सबसे खूबसूरत इसीलिए। सोई साहब देखिए, ये जब दस्ता मार्च करता है तो दर्शक दीर्घा में लोग खड़े होकर इसकी सलाम करते हैं। और ये हर साल का आकर्षण का केंद्र रहता है। हाँ। एक और मजेदार चीज है, इनकी ऊंचाई इतनी अच्छी है कि सब लोग पूरा देख पाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको सजाया जाता है बाकायदा। लास्ट ईयर तो डिजाइनर हायर किए गए थे जिन्होंने इनकी पूरी पोशाक को, ऊंटों के को डिजाइन करने के लिए डिजाइनर्स को हायर किया गया था। और इसमें पिछली बार पहली बार ऐसा था कि जब महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, क्योंकि महिला भी इस ऊंट दस्ते का हिस्सा बनी है, जो कि यहाँ पर कदम ताल करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बीएसएफ के ऊंटों और सवारों पर की जो पोशाक होती है बेहद खूबसूरत। कलर ज्यादातर ऑरेंज रहता है, सफेद, 2 ऑरेंज और व्हाइट कलर से इनको सजाया जाता है। देखिए, अब अगला जो दस्ता है वो राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता है। 148 युवा और छात्राएं इसमें शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर लद्दाख निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी कर रही हैं। देखिए, एनसीसी दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक है। एनसीसी के कुल 20 लाख कैडेट्स में से 40% गर्ल्स कैडेट्स हैं। निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है, और ये उन युवाओं को जो है आगे बढ़ने का अवसर देता है जो कि सेना में आना चाहते हैं, जिनमें सेना में शामिल होने के लिए एक जज्बा है, उसको एक सही दिशा निर्देशित देखते हैं और मानसिक और शारीरिक रूप से उनको तैयार करते हैं कि वो सेना की शैली को समझे और आगे आए। जब आपात स्थितियां आती हैं तो एनसीसी के कैडेट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मुझे ध्यान है कि मैं जयपुर में था, खुद मैं नंबर 1 राज्य एनसीसी का कैडेट रह चुका हूँ, और किस प्रकार से जब वहां पर आपदाएं आई तो वहां के सैनिकों कैडेटों ने किस प्रकार से आगे बढ़कर जो है वहां के जो सिविल डिफेंस। और देखिए, ये जो अगली टुकड़ी है, कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर प्रसाद प्रकाश वैकुल महाराष्ट्र निदेशालय के नेतृत्व में 148 युवा और स्मार्ट सीनियर डिवीजन कैडेट्स मार्च करते हुए आगे आ रहे हैं, जिसमें कि कैडेट्स को एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठनों में से ये एक है। चरित्र और सामुदायिक विकास, नेतृत्व और साहसिक कार्य के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। बिल्कुल, मैं खुद एनसीसी में रहा हूँ और एनसीसी में ग्रुप कमांडर भी रहा हूँ। एक जब बच्चे के लिए बहुत एक जिंदगी भर के लिए अचीवमेंट है जब वो परेड राजपथ पे चलता है, कर्तव्य पथ पर जब चलता है, परेड करता है, उसके घर वाले पूरे गांव के लोग देख रहे होते हैं आज हमारा बेटा वहां पे चल रहा है। इससे बड़ी ट्रेनिंग होती है, बड़ी यहाँ परेड रोड में 3 महीने तक कैंप लगते हैं। गौरवशाली क्षण नहीं होगा कि आप आज यहाँ पर बैठकर इनके बारे में बता रहे। राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता अगला जो आप देख रहे
रहे हैं। कर्तव्य पथ पर कदमताल करता हुआ पंजाब निदेशालय से श्री दीपक राष्ट्रीय सेवा योजना की मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें छात्रों और छात्राओं सहित 148 स्वयंसेवक शामिल हैं। गांधी जी की जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में मात्र 40,000 स्वयंसेवकों के साथ ये शुरू हुआ था और इस योजना में अब देश भर के 39 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल हैं। देखिए, क्योंकि ये आम समाज के सभी जो है एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो इनको साक्षरता, पॉल्यूशन, इनकी जो जागरूकता है वो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो अगली धुन आप सुन रहे हैं, ये है जय जन्मभूमि की धुन, जिसे बजा रहा है मास पाइप एंड ड्रम बैंड दस्ता। 13 यूनिट सेंटर से मद्रास रेजिमेंट सेंटर, 6 रेजिमेंट सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर जम्मू कश्मीर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का ये संयुक्त बैंड दस्ता है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इस संयुक्त दस्ते की कमान सूबेदार मेजर प्रतिसन मद्रास रेजिमेंटल सेंटर संभाल रहे हैं। चलिए, झांकियों की शुरुआत हो गई है। सबसे पहली झांकी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, यही इसमें दिखाया जा रहा है। भारत का संविधान हमारी विरासत की आधारशिला है, जो इतिहास के ज्ञान और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को परिलक्षित करती है। बेहद खूबसूरत झांकी जिसको आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये झांकी है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग की, संघ और उसके क्षेत्र। और इस झांकी में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जीवंत पात्र डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, सैन्य, इंजीनियर, हॉकी खिलाड़ी, वकील, किसान, शेफ, ड्रोन दीदी, एमएन, साइट वर्कर, सांस्कृतिक नर्तक, देश की सभी और उसके बाद विविधाओं में एकता का प्रतीक है। अगली झांकी आप देख रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी जनजातीय गौरव वर्ष और भगवान बिरसा मुंडा की ये विरासत है जिसे ये झांकी इस वक्त दिखा रही है। नगाड़ा की जीवंत धुन और झारखंड के पाइका नृत्य की मनमोहक लय पूरे देश को सामूहिक रूप से श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आमंत्रित करती है। जो धुन उस वक्त आप सुन रहे हैं, जनजातीय मामलों का मंत्रालय कई पहलू जैसे पीएम जनमन, धरती आबा अभियान, एकलव्य स्कूल, अन्य के माध्यम से जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। देखिए, यहाँ पर इस झांकी में जब हम विरासत और विकास का जिक्र करते हैं तो एक एक करके इसको देखते चलिए कि कैसे हमारी विरासत को एक एक झांकी समेटे हुए है। इस झांकी के ठीक पीछे गोवा की झांकी, स्वर्णिम गोवा, विरासत और विकास। यहाँ पर विरासत और विकास थीम है, तो यहाँ पर स्वर्णिम गोवा का जिक्र यहाँ पर है और इसका थीम है स्वर्णिम गोवा, विरासत और विकास। 1864 में निर्मित फोर्ट अगोड़ा लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस में से एक है और मूल रूप से पुर्तगालियों द्वारा रक्षा और नेविगेशन के लिए इसको बनाया गया था। उसी लाइट हाउस को यहाँ पर दिखाया गया है और इन कलाकारों के साथ मेरी भी मुलाकात हुई। जब मैंने इन कलाकारों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि दोनों चीजें, विरासत, गोवा की विरासत क्या है उसको हमने यहाँ दिखाया है और कैसे आज की तारीख में गोवा उस विरासत को समेटे हुए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए देखिए, थीम स्वर्णिम गोवा और विरासत विकास रखा गया है। बिल्कुल, मैं खुद अभी तकरीबन 20 दिन वहां रह के आया हूँ, वहां पे गोवा में। कोंकणी और आधुनिक दोनों का बहुत जबरदस्त मिक्स है, जो आप सब कह रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने अपनी पुरानी विरासत को भी जिंदा रखा है और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अगली जो झांकी है हर बार आकर्षण का केंद्र रहती है क्योंकि ये झांकी है उत्तराखंड की, जिसमें सांस्कृतिक विरासत और खेल का हमें दृश्य देखने को मिलेगा। राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन को बहुत ही आकर्षक रूप से यहाँ पर दर्शाया गया है। एपड़ कला सृजन करते हुए यहाँ दिखाया गया है एक महिला को। उत्तराखंड का ये प्रसिद्ध कला है जिसका प्रदर्शन इस झांकी में हो रहा है। ये झांकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शित की गई है और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री मोदी भी अभिवादन करते हुए। मैं खुद कुमाऊं रेजिमेंट से हूँ और बड़ा यहाँ से सैनिकों को बहुत ज्यादा पहाड़ से, गढ़वाल, कुमाऊं से बहुत ज्यादा लोग सेना में ज्वाइन करते हैं। कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट दोनों ही मानी जाती है। अगली झांकी है हरियाणा की। हरियाणा में आपको बहुत कुछ नजर आ जाएगा। सबसे आगे गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण, क्योंकि कुरुक्षेत्र की वो धरती, उसके ठीक बीच में ओलंपियंस की धरती भी इसको कहा जाता है और उसके ठीक पीछे आप ताऊ को देखेंगे जो AI लर्निंग के जरिए, और ये जो तमाम लोगों का बीच में देख रहे हैं ये पैरालंपियंस है। पैरालंपियन नीतीश को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वो ओलंपियंस हैं, उनको भी यहाँ पर इस झांकी में स्थान दिया गया है जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है।
देसा में देश हरियाणा नित दूध दही का खाना हुआ करता था, लेकिन आज ओलंपियंस की ये धरती बन गई है हरियाणा और उसी का संदेश देते। बिल्कुल, ये जो है आप सोचिए हरियाणा की बेटियां कितना बिल्कुल देखिए, बीच में सोई साहब बीच में तमाम ओलंपियंस है जिनको बिठाया गया। बिल्कुल, वो दबाया गया था पहले और आज वो क्या उन्होंने प्रूव किया कि हरियाणा के बेटियां स्पोर्ट्स स्टेट ऑफ इंडिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। निश्चित रूप से हरियाणा ने जिस प्रकार से खेलों में नेतृत्व किया है पूरे देश का, हम सभी भारतवासियों को उस पर गर्व है और जिस प्रकार से उनको अवसर दिया जा रहा है और उस धारणा को कि बेटियां जो है घरों तक सीमित रहे, उसको किस प्रकार से तोड़कर और आगे के भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष को उन पर गर्व है। बिल्कुल, देखिए जो अगली झांकी है झारखंड की झांकी है, जिसमें स्वर्णिम झारखंड विरासत और विकास की एक परंपरा विषय पर बनाया गया है और इसकी खास बात यह है कि रतन टाटा के नेतृत्व में झारखंड के विकास, आर्थिक विकास और जीवन स्तर में सुधार को बढ़ावा देती हुई ये झांकी इस बार आपको नजर आएगी, जिसमें कि रतन टाटा की छवि भी दिखाई गई है। बिल्कुल, देखिए जमशेदपुर बनाया, आधुनिक शहर बनाया, आज भी इकोनॉमिक के तौर पे, एनवायरनमेंट के तौर पे आधुनिक, और वहाँ पे इतने खनिज रिसोर्स है, बहुत क्षमता है झारखंड में आगे बढ़ने की, उसी चीज को आगे बढ़ाने की। बिल्कुल, महिला बाल विकास मंत्रालय की अगली झांकी जो इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं, जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है, मातृशक्ति और कैसे सबसे आगे महिला बाल विकास मंत्रालय की इस झांकी में महिला सशक्तिकरण का जिक्र है, महिला नेतृत्व द्वारा कैसे विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, महिलाओं की कितनी भूमिका इसमें रहने वाली है, उनकी हर क्षेत्र में कहाँ किस किस तरीके से उनका योगदान है, उसको यहाँ दिखाया। बिल्कुल, अगर भारत के आप 50% रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि महिलाओं को घर बिठाते, तो तरक्की कैसे होगी? सबको हाथ बटाना पड़ेगा। ये वाकई में बहुत बड़ा प्रयास है उनको आगे बढ़ाने का हाथ। अगली जो झांकी है वो है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, गुजरात की झांकी, जिसमें कि विरासत भी आपको नजर आएगी और विकास की अगली झांकी जो कि आप इनमें देख सकते हैं। झांकी में 12वीं सदी के वडनगर के ऐतिहासिक कीर्ति तोरण स्टैचू ऑफ यूनिटी को दिखाया गया है, साथ ही साथ जनजातीय चित्रकला, पिथौरा और मिट्टी और दर्पण से बनी कच्छ की कलाकृतियों के खूबसूरत निर्देशन के साथ ही वायुसेना के एयरक्राफ्ट, सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता, अटल ब्रिज, अंडर वाटर स्पोर्ट्स, ऑटो हब जैसे राज्यों में साकार हो रहे विकास के अभूतपूर्व प्रकल्पों को इस झांकी में प्रस्तुत किया गया है। और जब गुजरात की झांकी आती है तो प्रधानमंत्री के चेहरे की खुशी भी नजर आती है। बिल्कुल वही झांकी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, जहाँ पर आप देख सकेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक ऊंची प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया। अगली आंध्र प्रदेश की, हम जब बात तरक्की की करते हैं और हम जब बात करते हैं कि कहाँ 47 में भारत विकसित भारत होगा, उसमें पर्यावरण का बहुत अहम योगदान है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन कैसे हम अपनी प्रकृति को सहेज कर रख सकते हैं, वो इस झांकी में दिखाया गया है। पर्यावरण हितैषी लकड़ी के खिलौने, नो प्लास्टिक से नो टू प्लास्टिक की बात होती है, लेकिन हम कहां से लकड़ी के खिलौने लाएंगे, वापस अपनी विरासत को सहेजते हुए और इतिहास की तरफ जाते हुए लकड़ी के खिलौनों से बनी आंध्र प्रदेश की ये झांकी 400 साल पुरानी ये शिल्प कला है, जिसको सहेज कर रखा है, बच्चों के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र, और इसको संभालेंगे, अपने इतिहास को, अपने पर्यावरण को सहेज कर रखेंगे तो ही उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। 2017 में IGI टैग से भी इसको सम्मानित किया गया। 3 मुख्य लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। एक तो पर्यावरण को संभाल रहे हैं, दूसरा बच्चों को जोड़ रहे हैं संस्कृति के साथ, और तीसरा जो इसमें जो कार्य कर रहे हैं मजदूर, जो लोग इसको बना रहे हैं, उनको उनके जो है बिजनेस को भी बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल, और इसके ठीक पीछे हमारे प्रदेश की झांकी, पंजाब की 76वें गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी। सोई साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी है इसको देखते हुए। देखिए, बहुत समय बाद ये झांकी हम यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन पंजाब की विरासत को किस तरीके से इसने सहेज कर रखा है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। बिल्कुल, ये शांति संदेश, शांति ये बड़ा जरूरी है। आज पंजाब जो है पूरा देश का खाद्यान्न अन्न माना जाता है, और जो पंजाब में जज्बा है, जब भी कुछ हुआ है पंजाब के लोगों ने लड़े हैं देश के लिए, बलिदान दिया है, कुर्बानियां दी हैं, और आज ये शांति की सूफी संगीत के साथ ये झांकी और उस सूफिज्म ने क्या संदेश दिया है दुनिया को। नवीन भारत का उदय स्वदेशी। देखिए, अगली जो झांकी है नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की झांकी है, जिसमें कि स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन से वैश्विक भविष्य को ऊर्जावान बनाना
दर्शाया गया है। इस विषय पर ये झांकी केंद्रित है, जिसमें कि जो प्रमुख विषय इसका है वो है वस्तु प्रधानमंत्री सूर्य घर पर मुफ्त बिजली योजना, रूफटॉप और सौर स्थापना द्वारा भारत के दूर दराज के इलाकों को रोशन करना इसमें दिखाया गया है। सोलर पैनल्स इसमें दर्शाए गए हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल विन विन सिचुएशन है। आपको फ्री में बिजली मिल रही है, आपका ऑयल इंपोर्ट कम होगा और वाकई में एक तरह से एक नई जागृति आएगी। वाकई में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए बड़ा जरूरी है। अगली झांकी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको भी इस बार जब तमाम झांकियां बनी उसमें लखपति दीदी, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी, और जो इस योजना को जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था वो उद्देश्य क्या सफल हुआ, कहां तक पहुंचा, उसको इस झांकी में दिखाया गया है। लखपति दीदी योजना, वही इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी का पूरी तरह से थीम है। यानी हर जगह पर, चाहे किताबें थामे बालिकाएं हों, किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, चाहे वो हेल्थ क्षेत्र की बात की जाए, अलग अलग जगहों पर कैसे महिलाओं का योगदान है, उसको इसमें दिखाया गया है। देखिए, अगली झांकी जो इस बार आकर्षण का केंद्र रहने वाली है, क्योंकि यह है उत्तर प्रदेश की झांकी, जिसमें महाकुंभ का एक दृश्य आपको नजर आएगा। सबसे आगे आपको नजर आएगा अमृत कलश, आजू बाजू बैठे हुए आपको साधु संत नजर आएंगे। पवित्र अमृत धारा के प्रवाह का प्रतीक ये झांकी है। और इसके ठीक पीछे समुद्र मंथन भी है गुंजन, और आप बहुत अच्छे से इसको बता पाएंगी क्योंकि आप महाकुंभ देख के आई हैं। और यहाँ पर इस झांकी का मकसद इसको कर्तव्य पथ पर लाने का यही है कि आइए महाकुंभ में देश की संस्कृति के साथ जुड़ जाइए। बिल्कुल, देखिए इस बार का महाकुंभ धर्म, सनातन, आध्यात्म का तो है ही, लेकिन डिजिटल भी है। तो उस डिजिटल महाकुंभ की झलक भी इसमें देखने को मिली है। आप देख सकते हैं सुरक्षा को भी यहाँ पर दिखाया गया है, सुरक्षा कैसे चाक चौबंद है। भीड़ प्रबंधन के भी अत्याधुनिक एकीकृत कमान यहाँ पर दिखाए गए हैं। और इसके ठीक पीछे स्वर्णिम भारत विरासत विकास बिहार की झांकी बहुत ही खूबसूरत, समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित करती हुई झांकी में शांति और सद्भाव का संदेश भगवान बुद्ध दे रहे हैं। सबसे आगे उनको दिखाया गया है। भगवान बुद्ध की ये अलौकिक मूर्ति राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में अवस्थित है। तो ये इसके साथ साथ दोनों तरफ बौद्ध भिक्षुओं को चलते हुए दिखाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को भी यहाँ पर दिखाया गया है। जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से निर्मित संरचनाओं भावनाओं से ये विश्वविद्यालय कार्बन न्यूट्रल तथा नेट जीरो कैंपस के रूप में स्थापित हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के देशों के विद्वान यहाँ आते थे, जबकि ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं थे। उसके बावजूद भी उन सभी मुश्किलों का सामना करके आते थे। तो बताता है किस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो थी कितनी रिच थी, और उसको पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। देखिए, ये जो अगली झांकी है वित्त मंत्रालय की झांकी है। घूमता हुआ सिक्का भारत की बेहतर अर्थव्यवस्था, नवाचार और समावेशी प्रगति को दिखा रहा है। यूपीआई का भी वहां पर एक दृश्य है जो आप देख पाएंगे, जो बता रहा है किस तरीके से डिजिटली भारत आगे बढ़ रहा है। डिजिटली हम ग्रो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर रहे हैं और भारत इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आज आप कहीं भी जाइए डिजिटल पेमेंट संभव है। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी मात्रा में सब्जी लीजिए, रिक्शा में जाइए, ऑटो में जाइए, हर जगह आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन आया। मध्य प्रदेश 70 साल बाद चीतों की ऐतिहासिक वापसी दिखाई गई है। तो परेड में मध्य प्रदेश में 70 साल बाद कैसे कूनो नेशनल पार्क में चीते, उसको दिखाया गया है। मध्य प्रदेश की प्रकृति, श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय अभ्यारण्य देश में चीतों का नया घर बना है, और इसको यहाँ पर मध्य प्रदेश की झांकी में इस बार दिखाया गया है। आगे के भाग की अगर बात करें तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का जोड़ा और पुनर्वास के बाद कूनो में जन्मे नन्हे शावकों को इसमें दिखाया गया है। अगर हम इस झांकी के मिडिल की बात करें तो कूनो नदी है, राष्ट्रीय उद्यान है, किस तरीके से वन्य संरक्षण का संकल्प जो लिया था वो कैसे आगे बढ़ रहा है उसको भी दिखाया गया। झांकी के आखिर भाग की बात करें तो वहां पर वॉच टावर से चीतों की निगरानी कैसे वहां पर की जाती है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। जैव विविधता के लिए कैसे कूनो को एक आदर्श स्थल के रूप में विकसित किया गया है। अगली जो झांकी है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की झांकी है। 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव ये मना रही है। मौसम विज्ञान और समाज में इस विभाग के परिवर्तनकारी योगदान को यहाँ दर्शाया गया है। सबसे पहले आप शुरुआत में देख सकते हैं चक्रवात दाना का एक शानदार चित्रण किया गया है, जो इस बात पर जोर देता है कि कैसे समय पर चेतावनी देने से कोई हताहत नहीं हुआ। साथ ही साथ किसान अब मौसम के मिजाज का पूर्वानुमान लगा पा रहे हैं, उसमें सक्षम है।
पिछला जो विभाग है वो 4 समुदायों पर मंत्रालय के प्रभावों को दर्शाता है, जिसमें महिला मछुआरन समय पर चेतावनियों के फलस्वरूप किस तरीके से समुद्र की दुर्घटनाओं से सुरक्षित रह पाते हैं, दूसरे पायलट हैं, तीसरी माताएं हैं। इस तरीके से इस पूरी झांकी का चित्रण किया गया है। And the enchanting tableau of the Department of Animal Husbandry and बिल्कुल इसके ठीक पीछे स्वर्णिम भारत की विरासत को समेटे पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग की झांकी है। स्वदेशी गायों का सम्मान सतत ग्रामीण विकास का प्रतीक। आज इस कर्तव्य पथ पर हम इस झांकी को भी देख सकते हैं, जिसके अगले भाग की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन में भारत किस तरीके से प्रथम स्थान हासिल करता है वो दिखाया गया। मध्य भाग की अगर बात करें तो जीवंत ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत स्वदेशी नस्लों की गायों से किसानों के जीवन में कैसे आर्थिक योगदान उसने दिया है, और साथ ही साथ डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण को भी मध्य भाग में चित्रित किया गया है। और झांकी के आखिरी भाग की अगर बात करें तो उसमें कामधेनु या सुरभि का सजीव चित्रण यहाँ पर दिखाया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कामधेनु समृद्धि का प्रतीक पवित्र गाय है और इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। तो ये पशुपालन और डेयरी विभाग की झांकी। And now approaching और इस झांकी के बाद अगली जो झांकी आप इस वक्त देख रहे हैं वो है त्रिपुरा की झांकी, जिसमें 14 देवताओं की वंदना को दर्शाया गया है। खार्ची पूजा विषय पर यह झांकी केंद्रित है। 14 देवी देवताओं की अर्चना और स्तुति की जाती है। विभिन्न अनुष्ठान के माध्यम से सद्भाव, सुख और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद लिया जाता है, जो इस झांकी में दर्शाया गया है। गोलाकार बांस का फ्रेम प्रगतिशीलता को दिखाता है। इसके अलावा पारंपरिक पोशाक में नृतक अपनी मनभावन नृत्य कला से राज्य की लोक संस्कृति और लोक कला को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, त्रिपुरा राज्य की झांकी को प्राचीनतम आध्यात्म की झांकी भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये विविधता में एकता की भावना को भी यहाँ पर दर्शाती है। Lakundi, the heart of stone craft, highlighting the exquisitely ठीक पीछे कर्नाटक की झांकी शिल्प का केंद्र लकुंडी। आज गणतंत्र दिवस परेड में इस झांकी को दिखाया जा रहा है। भारत के कर्नाटक के गडग जिले में स्थित लकुंडी हुबली से लगभग 70 किलोमीटर दूर शिला शिल्प का पालन के रूप में इसको ये काफी प्रसिद्ध है, जिसको हम कहते हैं क्रैडल ऑफ स्टोन क्राफ्ट। और ये ऐतिहासिक शहर अपनी मनमोहक शिल्प कला की वजह से जाना जाता है। इस झांकी में नक्काशीदार लक्ष्मी नारायण मंदिर, भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वेश्वर मंदिर तथा अलंकृत स्तंभों वाला निनेश्वर मंदिर शामिल है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। यानी हमारी कला संस्कृति को सहेज कर रखती हुई, उसको दिखाती हुई ये झांकी 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अति परोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध एक कुलीन महिला अतिमाबू की विरासत लकुंडी के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। अगली जो झांकी आप देख रहे हैं दमन और दीव की झांकी है। आज संघ प्रदेश दादरा और नगर हवेली दमन दीव की ये झांकी समृद्ध वन्य जीवन, मछली पकड़ने की संस्कृति के साथ साथ राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई प्रगति को दिखा रही है। इसका जो आगे का हिस्सा है वॉक इन बर्ड एवियरी को दर्शाया गया है। इसके साथ ही जो मुख्य भाग है उसमें येलो फिन ट्यूना को दर्शाया गया है। ये मछली अरब सागर के द्वीप तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जिसको इसमें दर्शाया गया है। और झांकी का आखिरी हिस्सा समुद्र तटीय रेत और शंख यहाँ पर दर्शाए गए हैं, जिसमें कि सीपीयू को दर्शाया गया है। माची लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति भी साथ में की जा रही है, जो इस क्षेत्र के तटीय जीवन शैली को सुंदर रूप से प्रतिबिंबित करती है। अगली झांकी दिल्ली की झांकी कला और संस्कृति विभाग से। ये दिल्ली की झांकी है, जिसमें भारतीयों के सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतीक, जिसको बताया गया। दिल्ली ऐतिहासिक रूप से उच्च शिक्षा, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी का केंद्र रही है। अभी हाल के वर्षों की बात करें तो दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों ने समकालीन युग की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी अवसंरचना और पाठ्यक्रम को उन्नत करने के गंभीर प्रयास किए हैं। दिल्ली के अलग अलग विश्वविद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। इस तरीके से प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, नैनो टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक युग की तकनीकी सुविधाएं हैं, दिखाती दिल्ली की ये झांकी। बिल्कुल अनेकता में एकता वाली बात है। यहाँ पर भी दिल्ली में हर प्रदेश से हर क्षेत्र से लोग आते हैं आधुनिक शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए। वाकई में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस तरह से उसको प्रदर्शित करना। From a snapshot of Delhi, we now wait for a snapshot of West Bengal.
तो देखिए, अगली जो झांकी आपके सामने आने वाली है वो है पश्चिम बंगाल की झांकी, जिसमें पश्चिम बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वास्तुकला की उत्कृष्टता और कलात्मक परंपराओं को दर्शाया गया है। सबसे पहले आप यहाँ मां दुर्गा का दृश्य देखेंगे। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल दूर दूर से लोग जाते हैं, देखते हैं और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसकी एक झलक यहाँ आपको नजर आएगी। इसके साथ ही वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, प्रदर्शन के अवसर, डिजिटल अभिलेखीकरण, शैक्षिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिखाती ये विशेष झांकी है, जिसमें कि ग्रामीण कलाकारों का सशक्तिकरण, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला में समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देती हुई झांकी। ये झांकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आधुनिक नवाचार को अपनाने के लिए दर्शाई गई है। पश्चिम बंगाल की ये झांकी, और इसके ठीक पीछे पीछे अगर आप देखेंगे, दर्शक दीर्घा में बैठे उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण होता है जब उनके इलाके, उनके क्षेत्र की कोई ना कोई झांकी आती है, उसको दर्शाया जाता है। तो यकीनन फिलहाल ये जो झांकी अगली आप देख रहे हैं, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की, केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, जिसकी झांकी यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। बहुत ही आकर्षक थीम से प्रेरित है ये झांकी। क्षेत्र की समग्र बसावट, निर्माण योजना, हरियाली, शांतिपूर्ण जीवन शैली और अनूठी वास्तुकला, और इसे फिल्म शूटिंग के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में लोकप्रिय बनाती है। यही इसमें दिखाया गया। झांकी में नेकचंद के प्रतिष्ठित रॉक गार्डन को भी दिखाया गया है। छोटी छोटी वेस्ट चीजों के साथ किस तरीके से एक बड़े गार्डन का निर्माण हुआ है। मोज़ेक म्यूरल्स यानी कि भित्ति चित्रों सहित विधानसभा हेरिटेज वॉल और धनास झील में भारत के तैरते विशालतम और सौर पैनल को दर्शाया गया है। देखिए, अगली जो झांकी है वो संस्कृति मंत्रालय की है और इसमें हमें 2047 के लक्ष्य की एक झलक नजर आने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं भारत की कला की संस्कृति, सांस्कृतिक संपदा इसमें दर्शाई गई है। रोजगार सृजन के बारे में बताया गया है, आर्थिक समृद्धि के बारे में, और विकसित भारत विजन 2047 को साकार करने में भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका की झलक देखी जा सकती है। इसमें टेक्सटाइल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हमारे देश के अलग अलग इलाकों की टेक्सटाइल को किस तरीके से सहेज कर रखा। अगर आप इस पूरी झांकी को भी देखेंगे तो चारों तरफ आपको भारत के अलग अलग इलाकों में जो फेमस टेक्सटाइल है उसको यहाँ पर शोकेस किया गया है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अगली झांकी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, कुछ इसी लक्ष्य पर आधारित है। इस झांकी में संविधान की 75वीं वर्षगांठ के महान अवसर को दिखाया गया है। मुझे याद है कि पिछले गणतंत्र दिवस के समारोह में जो दिखाए गए थे थ्रेड, जो हाथ करघा उद्योग के एक्सपर्ट थे, उनको भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया था ताकि वो जुड़ सकें और ये टेक्नोलॉजिकली उनको डिजिटली इन लोगों को कनेक्ट करने के लिए अवसर दिया गया था, और उसी के दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम जो गतिशीलता का सूचक है। इसीलिए इस बार कल्चरल विभाग की इस झांकी में ये वो तमाम चीजें दर्शाई गई हैं। that we have today, take a decision and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. बाबा साहब अम्बेडकर को भी यहाँ पर बिल्कुल लोक निर्माण विभाग की ये झांकी है जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी दिखाया गया है। वाद विवाद के आधार पर भारत के संविधान का मसौदा जिन्होंने तैयार किया था उनको दर्शाया गया है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस समिति की अध्यक्षता की थी जिसमें भारत की संविधान सभा की दलीलों, वाद विवाद के आधार पर भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। इस चित्रण से झांकी के दोनों पार्श्व को सजाया गया है और साल भर चलने वाले इस समारोह की थीम हमारा संविधान है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रेजेंट्स बेहद खूबसूरत ये झांकी जिसको फूलों से सजाया गया है। बिल्कुल तमाम झांकियों के बाद अब वक्त आ गया है सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का। तो भारत सरकार द्वारा भारत की जनजातीय और लोक प्रदर्शन कलाओं की समृद्ध और विविध विरासत के माध्यम से जयति जयमम भारतम की प्रस्तुति अब होगी, जिसमें देश के कोने कोने से 5000 से ज्यादा लोग, जनजातीय कलाकार, युवा शक्ति, नारी शक्ति, कलात्मक विरासत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। भारत की संस्कृति और विरासत की विविधता
विविधता को ये नृत्य दर्शाएगा। और जब आपने 5000 कलाकारों का जिक्र किया है डीके पांडे साहब, हम उसी की बात कर रहे थे कि पहले कलाकारों की संख्या कम थी, फिर ज्यादा हुई। यहाँ पर उस कर्तव्य पथ पर जब 5000 कलाकार प्रस्तुति देंगे तो पूरा देश और पूरे देश की संस्कृति एक तरीके से उस कर्तव्य पथ पर हमें नजर आएगी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दिल्ली से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से नॉर्थ ईस्ट तक की बात की जाए। संदेश बिल्कुल साफ है कि पूरा भारत एक है, विभिन्न संस्कृतियों के बाद भी सब एक साथ है। और वहाँ पे जो उनका नृत्य या जो भी परफॉर्मेंस होगा वो सब लोग एक साथ देख पाएंगे कि जो मुख्य अतिथि के सामने हो रहा है और बाकी के सामने जो होता था उसमें अंतर हुआ करता था या उनको प्रतीक्षा करनी होती थी बाकी लोगों को। लेकिन समय के साथ जो है उसमें जो है एक नया विचार लिया गया और पूरे देश के कोने कोने से जो हमारे कलाकार हैं उनको सबको बुलाया गया। 5000 की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है, उनके बीच में एक तारतम्य, कोऑर्डिनेशन, कई सारे चीजों का संदेश है इसके पीछे कि सांस्कृतिक तौर पर तो हम जुड़ी रहे हैं, साथ में हमने उनको एक साथ बुलाया, आपस में मिलने का अवसर दिया और एक साथ जोड़ने का अवसर दिया। तो ये अपने आप में एक अनूठी पहल है और निश्चित रूप से ऐसा आगे भविष्य में रहो, ऐसी कामना की जाती है। बिल्कुल 5000 लोक कलाकार, जनजातीय कलाकारों ने अपनी मौलिक और प्रमाणिक वेशभूषा में जो आपको नजर आ रहे हैं, आभूषण, मुकुट, मुखौटे सब पहनकर अपने अपने क्षेत्र को दिखाने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, ये जो नृत्य आप देखने जा रहे हैं ये विकसित भारत, विरासत भी, विकास भी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आधारित है। जो अभी आप देखेंगे, जयति जम मम भारतम गीत की रचना पर ये नृत्य जो भारत की विविधता को दर्शाता है, हमारी संस्कृति को दर्शाता है और किस तरीके से हम सब एक हैं, चाहे किसी राज्य से आते हों, किसी संस्कृति से आते हों, अनेकता में एकता को दर्शाता ये नृत्य। 5000 कलाकार और हर कलाकार में, हर क्षेत्र के कलाकार के पास अपने अपने प्रॉप्स होंगे। ये वो कलाकार हैं जिनसे प्रधानमंत्री भी 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात की है। चाहे वो हम अगर कश्मीर के कलाकारों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हर जगह का अपना अपना संगीत कैसा है। और संगीत कहते हैं कि संगीत किस तरीके से सरहदों को ब्रेक कर देता है, किस तरीके से एक सुर में हम पूरी दुनिया को परोस सकते हैं। कुछ इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर ये कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर तारीफ की जानी चाहिए कि वो किस प्रकार से सभी लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। कितना मनोबल बढ़ा होगा इन कलाकारों का जब प्रधानमंत्री स्वामी से मिलने गए होंगे। जिस प्रकार से वहाँ पर इसी प्रकार से वीर जो बहादुर बच्चे हैं उनके साथ जो मुलाकात है, हमारे देश के खिलाड़ी बाहर जाते हैं, वो कुछ योग्यता दिखाते हैं अपनी और मेडल लेके आते हैं, तो उनसे वो सीधे मिलते हैं। तो संदेश बहुत सही है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और आपके जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उसमें पूरे देश को गर्व है। तो ये जो एक जुड़ाव है आम इंडिविजुअल से, वो काफी जो है मनोबल को बढ़ाता है खिलाड़ियों को और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। संजय जी, जब 5000 लोग एक साथ नृत्य करते हैं, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परिधान, अलग अलग नृत्य शैली, अलग अलग संगीत एक है, संगीत एक है, लेकिन सबका तरीका अलग है। तो क्या हम देश से बाहर संदेश देते हैं, जो हमारे देश में मेहमान आते हैं उनको हम क्या संदेश देते हैं? विविधता में एकता, कि हम सब अलग अलग कल्चर लेकिन है एक भारत है। और वाकई में आज जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो देख लो कि कितनी वेशभूषाएं, कितने डांस के तरीके, कितनी अनेकता, मतलब आदमी हैरान हो जाता। केवल मेरे के मित्र विदेश से आते हैं, साउथ में बिल्कुल अलग खाना, नॉर्थ में अलग खाना, उत्तराखंड में अलग, नॉर्थ ईस्ट में अलग, हर तरह का अलग भाषा, अलग ड्रेस, अलग वो, लेकिन फिर भी सब भारतवासी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। और जब ये 5000 लोग जिस क्षेत्र से आए, आप सोचेंगे वो लोग सब आज टीवी चैनल पे नजर लगा के बैठे होंगे कि आज हमारे गांव का, आज हमारे शहर का, आज हमारी कल्चर का वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, जिनके माध्यम से और फिर इनको आपस में एक दूसरे को देख के सीखने का बड़ा मौका मिलता है। जब ये कैंप लगे होंगे, जैसे एनसीसी कैंप में भी मैंने देखा था, हर प्रदेश के कैडेट्स आते हैं, तो यहाँ पर भी होता है कि एक दूसरे सीखते हैं कि क्या उनकी क्या खाने पीने का है, ड्रेस क्या है, कैसे नृत्य करते हैं। तो ये एक तरह से बहुत आपस में जोड़ ली। जैसे आसाम का बिहू चल रहा है अभी, ये वहाँ का प्रसिद्ध नृत्य जो है,
अलग-अलग कलाकार राष्ट्रपति में एक और चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जब देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो भारत की सांस्कृतिक परंपराओं से बहुत मेल खाती हैं, और उनका जो वहाँ की करेंसी है उस पर गणेश, सरस्वती, इनके जो है चित्र है तो बताते हैं कि वो अपनी संस्कृति से कितने जुड़े हैं। मजेदार चीज ये है कि विश्व में सबसे ज्यादा जो है मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में है, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से वो अपनी पुरानी जो उनकी विरासत है उसको सहेजे हुए हैं, और निश्चित रूप से वो प्रसन्न हो रहे होंगे कि भारत में उनके सामने ये सब प्रदर्शन हो रहा है, और पूरा भारत जो है इस समय 5000 कलाकारों के रूप में उनके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें ये भी साथ ही साथ जोड़ते चले कि ये जो नृत्य आप देख रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि स्वरूप ये प्रस्तुति है जो यहाँ पर दी जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर ये प्रस्तुति यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा गीत संगीत की अगर हम बात करें कर्तव्य पथ पर, शायद ऐसी तस्वीर हमें पूरे साल देखने को नहीं मिलती। यकीनन हम कहेंगे कि ऐतिहासिक पल होता है, और कहा यह भी जाता है कि गीत संगीत जो है वो सरहदों को पूरी तरह से मिटा देते हैं, और शुरुआत अगर दो देशों के बीच मित्रता की होनी है तो वो कलाकार ही हैं जो शुरू करते हैं। आप शायद इसको बहुत अच्छे से नहीं, देखिए बिल्कुल बहुत सही, आपने बहुत सही शब्दों में बांधा है इस पूरी भावना को। देखिए निश्चित रूप से जो सीमा रेखाएं हैं वो केवल नक्शे पर रह गई हैं, सांस्कृतिक तौर पर हम अपने पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी देशों से जुड़े हुए हैं, जो लाइनें हैं वो केवल कागजों पर हैं, तो ये लाइनें जो है किसी के दिल पर नहीं है। सबसे मजेदार चीज ये है, और सांस्कृतिक परंपराओं जिस प्रकार हम स्पेशली हम फौज का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर किसी प्रकार का भी भेदभाव इस तरफ का जो किसी जाति का या धर्म का या कलर का या किसी प्रकार का देखने को नहीं मिलता, और सर्वधर्म को बढ़ावा देते हैं। ये बताता है, ये यही है बताता कि हमारा जो डीएनए है वसुधैव कुटुंबकम का उसको चरितार्थ करता है। बिल्कुल, मैं वही बात बोलने जा रही थी कि हम लगातार वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, और हम अपने रिश्तों को, भारत अपने रिश्तों को विदेशों में इतना अच्छा बना रहा है। भारत किसी का दुश्मन नहीं है, भारत सबसे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है, और उसकी शुरुआत होती है हमारे देश से। जब देश में अनेकों संस्कृति के बीच हम सब एक होते हैं तो हम ये बाहर भी एक मैसेज देते हैं कि हम दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और ये कई बार प्रधानमंत्री मोदी की ओर से देखा भी गया है। भंगड़ा चल रहा है, अभी ये देखिए किस प्रकार से भंगड़ा चल रहा है, यानी कि जो चीफ गेस्ट है, जो बाकी विदेशी गेस्ट आए हुए सब मंत्रमुग्ध हो गए होंगे कि किस प्रकार से, जिसको कहते हैं कलर वाइब्रेंट इतना है, इतना जोश है, अलग अलग प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, अलग अलग कलाएं आ रही हैं। मैं तो खुद देख के बड़ा संगीत कला अकेडमी की तरफ से कोरियोग्राफ किया गया है इसको, और इनका जो चयन हुआ है, सही साहब ये भी बताएं कि इनका चयन एक पूरा, आपको याद होगा पिछली बार भी हम इस पर जिक्र कर रहे थे कि बाकायदा कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसके बाद इनका चयन किया जाता है, उसके बाद महीनों 2 महीनों की कठिन इनकी प्रैक्टिस होती है, जिसके बाद कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आए हैं, कलाकार आए हैं, 5000 कलाकार, और फिर उसके बाद इनको एक साथ एक तरीके से 2 बातें निकल के आती है। जैसे हम चयन की बात की, इनकी प्रोसेस बहुत, 5000 तो यहाँ आए हैं। आप सोचिए कि जब शुरू हुआ होगा प्रोसेस तो कितने लाखों लोग जुड़े होंगे, उसका फिल्टर होते 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 5000 यहाँ पहुंचे हैं। तो एक तरह से उस कला को भी बढ़ावा मिल रहा है, घर गाँव में बच्चे सीख रहे हैं आगे। वो तकरीबन सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनमें से ये जो अभी आप भंगड़ा कलाकार देख रहे हैं, पिछली बार जिन्होंने परफॉर्म किया था वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पूरा ग्रुप था जो जीत के आया था पूरे पंजाब से, जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया था। तो नेचुरली ये जो भावनाएं अपनी संस्कृति से कॉलेज लेवल, स्टूडेंट लेवल में वापस जुड़ जाते हैं, तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी।